हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, 4 चैप्टर है ये आपका, 4 क्लास नाइन्थ क्लास है, साइंस सब्जेक्ट है। 4 चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो कंप्लीट हम बच्चों इस चैप्टर को समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग दिया गया है। कॉन्सेप्ट मैपिंग हम जब चैप्टर कंप्लीट समझ लेंगे तो हम इसका क्विक रिवीजन जो है लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर जो है वो समझेंगे, पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जॉन डॉल्टन कंसिडर्ड एटम टू बी एन इंडिविजुअल एंटिटी। ठीक है, जॉन डॉल्टन जो थे उन्होंने हमें क्या बताया था कि जो एटम है वो एक इंडिविजिबल एंटिटी है, यानी एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, बट his concept had to be discarded at the end of 19th century। 19th century के एंड में जो है एंड में क्या किया, उनकी जो ये थ्योरी थी, उनका जो ये कॉन्सेप्ट था वो डिस्कार्ड कर दिया गया। when scientists through experiment were able to find existence of charged and neutral particle। जब साइंटिस्ट ने जो है किस चीज की डिस्कवरी की, उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रल जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन, उनके बारे में पता लगा लिया था। एंड दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड द सब अटोमिक पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये तीनों के तीनों जो है क्या है, दीज आर द सब अटोमिक पार्टिकल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सब अटोमिक पार्टिकल्स। ठीक है, किसके हैं सब अटोमिक पार्टिकल, ये पार्टिकल हैं एटम के। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी, दैट आर कैथोड रेज एंड बाय जे थॉमसन। कैथोड रेज ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी, और ये डिस्कवरी की थी बाय जे थॉमसन ने, जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। थॉमसन एक्सप्लेन्ड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया गया था और थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। नाउ देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, दैट आर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है that is -1.6 into 10 raised to the power -19 कूलाम। ठीक है, ये क्या है, ये चार्ज है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। एंड एज कैलकुलेटेड बाय रॉबर्ट ई मिलिकैन। ठीक है, रॉबर्ट ई मिलिकैन के द्वारा ये जो है कैलकुलेट किया गया था। और एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या है, दैट इज 9.1 into 10 raised to the power -31 kg। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन का मास रहेगा और ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। और इलेक्ट्रॉन पे अगर हम देखें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर इस तरह से माइनस चार्ज लगा के। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो कि एनोड रेज या कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट था, उसके थ्रू जो ये प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी की गई थी, और ये डिस्कवरी की थी बाय ई गोल्डस्टेन। ठीक है, ई गोल्डस्टेन थे जिन्होंने ये डिस्कवरी की थी। So E. Goldstein was by his famous anode rays canal rays experiment was able to detect presence of positively charged particle। तो उन्होंने कैनाल रेज जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वहां से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया था, एंड दीज आर कॉल्ड द प्रोटॉन्स इन द एटम। ठीक है, उन्होंने ये पार्टिकल्स थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज था, प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो चार्ज कैसा रहेगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट इज +1/6 into 10 raised to the power -19 कूलाम। अब आप देख चुके हो कि प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर है -1.6 into 10 raised to the power -19, और इसके ऊपर है +1/6 into 10 raised to the power -19। और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए जो एटम होता है वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज एक प्रोटॉन पे और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इक्वल है, बट ऑपोजिट है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। तो अगर कोई भी एटम होता है न्यूट्रल एटम, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए,
अब अगर हम बात करें प्रोटॉन के मास की, तो मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किसका मास है? दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास रहेगा किसका? प्रोटॉन का। हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी इन 1932। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में पता लगाया था। James Chadwick bombarded lighter elements with alpha particles and observed emission of new particle having zero charge but having mass equal to that of proton। तो जेम्स चैडविक ने लाइटर एलिमेंट्स जो थे, लाइक लिथियम है, बोरॉन है, उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्ड कराया गया, बौछार डलवाई गई, तो उन्होंने एक नया पार्टिकल जो है उसके बारे में ऑब्जर्व किया। और ये जो नया पार्टिकल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, नो चार्ज, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो नो चार्ज। बट इसका जो मास था, वो मास किसके इक्वल था? वो मास था प्रोटॉन के इक्वल। यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, हम क्या कह सकते हैं? मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों का मास जो है वो क्या था? इक्वल था। ठीक है, नाउ दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। इन पार्टिकल्स को क्या कहा गया? इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन कहा गया। दैट इज द न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द एटम। Now neutrons are absent in protium isotopes of hydrogen atom। अब देखिए, हाइड्रोजन एटम जो है उसमें क्या होता है कि जो प्रोटियम होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बच्चों। एक होता है प्रोटियम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और जो मास नंबर है वो भी 1 होता है। एक होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, और एक होता है ट्रीटियम। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है? फर्स्ट वन हमारा प्रोटियम है, दूसरा हमारा ड्यूटेरियम है और तीसरा हमारा जो है ट्रीटियम है। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो ये तो मास नंबर होता है, ये जो है इसका एटॉमिक नंबर है। तो मास नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आते हैं, जो हम आगे अभी फर्दर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी प्रोटियम आइसोटोप जो होता है हाइड्रोजन का, उसके अंदर न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एब्सेंट रहते हैं। सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसीलिए जो टोटल मास होता है एटम का दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी अगर हम एटम जो है कंप्लीट एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो एटॉमिक मास जो है वो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या है? नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ से हम समझ सकते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो है एटॉमिक मॉडल। अब जब हमें ये पता चला कि एटम जो है, जब हमें यहाँ से क्या पता चल चुका है कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब शुरुआत हुई ये जो है पता लगाने की कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एक एटम के अंदर ये किस तरह से अरेंज हैं। ठीक है, किस तरह से इनकी जो है क्या है? अरेंजमेंट है। सो उसके रिगार्डिंग अलग अलग क्या आए? एटॉमिक मॉडल आए। ठीक है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिन्होंने बताया कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उन सब की कैसे कैसे जो है सिचुएशन अरेंज, किस सिचुएशन में वो अरेंज हैं और किस तरह से उन वो रिसाइड करते हैं किसी जो एटम है उसके अंदर। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल के बारे में अप्रोच दी एंड फॉलोइंग आर सम ऑफ द एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो है एटॉमिक मॉडल आपको दिए गए हैं। दैट इज फर्स्ट क्या है? थॉमसन मॉडल, बी हम करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड सी हम करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम बात करें तो वो रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल रहेगा। Now, the most trusted and scientifically established model of atom which is adopted these days is quantum mechanical model of atom। और इससे हम क्या करेंगे? हायर क्लास में डील करेंगे क्वांटम मॉडल से।
तो अभी हम तीनों मॉडल को हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो मॉडल है दैट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कौन सा है सबसे पहला? थॉमसन। दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं या पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। In this model, Thomson predicted the presence of electron inside positive sphere made up of proton, just as the seed of watermelon are embedded in red edible part of watermelon. इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जिस तरह से वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर सारा जो रेड पार्ट है वो क्या है? रेड पार्ट जो है वो एडिबल पार्ट है, खाने वाला पार्ट है। अब हमें पता है कि रेड पार्ट के अंदर जो ब्लैक सीड्स हैं वो भी होते हैं, तो ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ब्लैक सीड्स। तो जो थॉमसन थे उन्होंने क्या बताया कि जो रेड पार्ट है, ये वाला पार्ट एडिबल पार्ट जो है वो सारा क्या है? वो सारा प्रोटोन से मिलके बना है। और उसके अंदर जैसे वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह से उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड किए गए हैं। ठीक है, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि ऐसे जैसे केक होता है, केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स को ऐसे एम्बेडेड किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारा पॉजिटिव पार्ट है, एडिबल पार्ट है एक वाटरमेलन का, और इसके अंदर जो जैसे सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन के अंदर, ऐसे ही क्या है कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर एम्बेडेड है। तो ये था थॉमसन मॉडल। अब ये थॉमसन मॉडल जो है ये क्या हुआ? ये डिस्कार्डेड कर दिया गया। Although this model explained neutrality of atom but could not be able to explain other scientific experiment conducted on atom, hence it was discarded. जो दूसरे साइंटिस्ट ने एटम के बारे में जो बातें बताई उनको ये मॉडल पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, जिसके कारण ये न्यूट्रलिटी तो बता रहा था कि एटम न्यूट्रल है, तो क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव स्फीयर भी है और नेगेटिव भी है। जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जिससे क्या हो गया? टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव, और एटम कैसा हो गया? एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। ये चीज तो उसने एक्सप्लेन कर दी, बट कुछ ऐसी बातें थी जो अदर साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से जो है डिस्कवर की थी, बट उनको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल आया वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था? इन हिज फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रेज अपॉन दिस गोल्ड फॉयल। तो अपना जो उनका फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज जो है वो हीलियम न्यूक्लियस है, दैट इज 2 इसका एटॉमिक नंबर है और 4 इसका एटॉमिक मास है। तो उन्होंने ये जो अल्फा रेज थी ये एक गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड की, गोल्ड फॉयल। अब बात ये आती है कि उन्होंने गोल्ड फॉयल को ही क्यों लिया? एल्यूमिनियम फॉयल भी ले सकते थे, सिल्वर फॉयल भी ले सकते थे, गोल्ड फॉयल क्यों लिया? क्योंकि बच्चों गोल्ड फॉयल में बहुत ज्यादा मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसको हम एक तरह से बहुत ही थिन जो शीट है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो रदरफोर्ड है उसको बहुत थिन शीट चाहिए थी ताकि अल्फा रे स्कैटरिंग में पार्टिकल जब निकले तो उनके बारे में वो डिटेक्ट कर पाए, इसीलिए उन्होंने गोल्ड की फॉयल ली थी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने जो है गोल्ड फॉयल को ही क्यों प्रेफर किया था, ठीक है। Now Rutherford made following observation from this experiment. Rutherford ने जो है कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट से दी थी? सो अब देखिए हुआ क्या, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल के सोर्स रहेंगे, दिस इज द बीम ऑफ पार्टिकल्स, और ये क्या है? दिस इज द गोल्ड फॉयल। अब इस गोल्ड फॉयल के अंदर क्या हुआ? दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। जो देखिए ये जो है हमारी क्या है? ये गोल्ड फॉयल है, और ये जो हमने लिया हुआ है ये एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल से निकलेंगे वो पार्टिकल्स कैसे कैसे जो है निकलेंगे, ऑब्जर्वेशन के लिए ये जो है लगाया गया है। उसके बाद अब देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। अब इसमें क्या हुआ कि मोस्टली जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे क्या हुआ? अनडिफ्लेक्टेड जो है वो चले गए, यानी मोस्टली क्या हुआ कि वो इसको आर पार करके निकल गए।
ठीक है, यानी यहाँ से जो बहुत सारे पार्टिकल वो बिल्कुल सीधे निकल गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था। आप कुछ पार्टिकल कैसे डिफ्लेक्ट कर गए यहाँ से आप समझेंगे। दिस इज कंप्लीट रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल जो है वो विदाउट रिफ्लेक्शन निकल गए, जैसे ये निकल गया। ठीक है, ऐसे और भी आप दिखा सकते हो। कुछ पार्टिकल जो है वो एक डिफ्लेक्शन के साथ निकले, जैसे ये जो है ऐसे क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। इसी तरह ये जो है क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। अब 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रीबाउंड, और एक जो है लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल वो क्या हो गया, वो रीबाउंड हो गया। रीबाउंड होने का मतलब क्या था कि वापस जो है वो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट बैक आ गया, यानी वापस आ गया। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन उसने क्या बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेसेस एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसके अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस है, बहुत सारा क्या है, एम्प्टी स्पेस है, और उस एम्प्टी स्पेस के कारण ही जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो आर पार निकल गए। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ पार्टिकल जो है वो क्या थे, कुछ वो पार्टिकल स्मॉल एंगल से क्या कर गए थे, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए थे। तो इस डिफ्लेक्शन का रीजन क्या था, एटम कंटेन सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस because few alpha particle were deflected and very few, one of the 12,000 bouncing back। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है, देखो बच्चों अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है। और जब यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि डिफ्लेक्ट बैक हो गया यहाँ से, कि एक डिफ्लेक्ट बैक हो गया 12,000 में से, और कुछ जो है वो क्या हुए इस तरह से स्मॉल एंगल से क्या कर गए, वो जो है रिपेल कर गए। अब रिपेल कब करेंगे, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कहीं ना कहीं इसको इस पार्टिकल को जो है पॉजिटिव चार्ज का एक्सपीरियंस हुआ है, जिसके कारण से एकदम ये क्या कर गया, डिफ्लेक्ट, ये जो है एक एंगल से जो है यहाँ से डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी कैसा चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ से उन्होंने यही बताया कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब थर्ड जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि आउट ऑफ वन जो है 1 आउट ऑफ 12,000 एक पार्टिकल क्या हुआ, वो वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, वापस आया है। तो इसमें देखिए, सिंस अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर डिफ्लेक्शन एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक, बहुत ही कम जो है वो टकरा के वापस आ गए। This lead to conclusion that most of the space an atom is empty and the space occupied by the nucleus is negligible compared to this empty space। इसमें क्या कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का वो कैसा है, एम्प्टी है, और जो सारा का सारा एम्प्टी स्पेस है वो वहां से तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, और वो एम्प्टी स्पेस टोटल मास के कंपैरिजन में न्यूक्लियस के वो क्या है, नेग्लिजिबल है। और सेंटर में बिल्कुल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिस जहां जो कि पूरा मास कंटेन करता है। एक न्यूक्लियस का पूरा मास कंटेन्ड एक एटम का, ठीक है, एक एटम का पूरा मास जो है वो कहाँ पर है, वो न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ पर लाई कर रहा है, और बाकी वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। Now size of nucleus was about 10 raised to the power minus 5 times that of the size of atom। अब जो न्यूक्लियस का साइज है वो लगभग 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 टाइम्स जो है दैट ऑफ द साइज ऑफ एटम। अब आप सोच सकते हो कि एटम के साइज के कंपैरेटिवली वो जो न्यूक्लियस का साइज है वो कितना छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है वोल ऑफ द एटॉमिक मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो इससे क्या पता लगा कि सारा का सारा जो मास है एटम का वो कहाँ पर लाई करता है, वो न्यूक्लियस में लाई करता है। On the basis of his experiment, Rutherford proposed model of atom having the following features। इसके बेस पे रदरफोर्ड मॉडल एटम की जो फीचर्स थे वो क्या थे, दैट इज फर्स्ट इज
देयर इज पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम। एटम्स जो एटम है उसके सेंटर में क्या है, पॉजिटिवली प्लेस्ड जो है न्यूक्लियस है। एंड नियरली ऑल द मास रिसाइड इन द न्यूक्लियस, और सारा का सारा मास कहाँ रिसाइड कर रहा है, न्यूक्लियस में रिसाइड कर रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। अब यहाँ पे जो है क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। थर्ड है साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस का साइज वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड मॉडल की, यानी इस मॉडल में क्या क्या कमियां थी। दैट इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी एटम क्या है, एटम जो है वो अनस्टेबल है। According to Rutherford, इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in well-defined orbit। ठीक है, यानी रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, वो उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल लूज देयर एनर्जी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है और वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, लूज करता रहेगा। But electron being charged particle will lose their energy and finally will fall into the nucleus। और लास्ट में क्या होना चाहिए कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, तो लगातार अपनी एनर्जी लूज करेगा और लूज करता करता एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये इसके ऊपर आके गिर जाएगा, यानी ये इसके साथ क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, दिस विल मेक एटम हाईली अनस्टेबल, और इससे क्या है कि एटम जो है वो क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। So this was the major drawback of Rutherford, which was unexplained by him। और ये जो था, ये एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की, जो कि उनके द्वारा एक्सप्लेन नहीं की गई थी। ठीक है, और ये सबसे मेन ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हम आज की वीडियो में करेंगे, तो ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी, उसमें हम बोर्स एटॉमिक मॉडल जो आपको दिया गया है, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे और उसके बाद हम मास नंबर के बारे में समझेंगे, बोरबरी स्कीम को समझेंगे। ये जो है इस तरह से हम सारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट एंड तक कर लेंगे। उसके बाद आपके आइसोटॉप्स, आइसोबार्स दिए गए हैं, तो ये कंप्लीट हम करेंगे। अगर वीडियो आप बच्चों को अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 जो है वो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।